अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आप लोगों के साथ नस्ट एनईटी 1 डे 4 के जो पेपर्स आए हैं उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज 25 नवंबर है और आपको पता है कि नस्ट एनईटी 1 की सीरीज चल रही है और डेली बेसिस पे नस्ट एनईटी 1 की सीरीज के जो पेपर्स होते हैं उनका कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से। तो आज के दिन में जो पेपर्स आए हैं, किन एरियाज में से ज़्यादा आया, किस टाइप के थे, वो सारा आप लोगों को कंप्लीट गाइड किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, इससे पहले मेक श्योर करें कि मेरी एक मैथ की प्ले लिस्ट है। उस मैथ की प्लेलिस्ट के अंदर मैं नस्ट के तकरीबन आप लोग समझ लें कि 10,000 तक पास पेपर के क्वेश्चंस करवा चुका हूँ मैथ के। तो वो मैथ की प्लेलिस्ट आप लोग लाजमी लिखें, ठीक है। और वो मैथ की प्लेलिस्ट आप लोगों ने लाजमी देखनी है। इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स, मैंने अलग से अभी एनईटी 1 के लिए कॉनिक सेक्शन के ऊपर एक वन शॉट लेक्चर बनाया था, वो भी आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो भी आप लोगों को एंड स्क्रीन में भी मिलेगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। इसके साथ मैं एनालिटिकल ज्योमेट्री का वन शॉट लेक्चर आप लोगों को लिए बना चुका हूँ। ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इनमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट हो रही हैं डेली बेसिस पे, तो ये देखना आप लोगों के लिए फ़र्ज़ है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लाजमी तौर पे आप लोग करें। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन भी डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इनमें से काफ़ी हमने ना चीज़ें, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी तौर पे करके जाएं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनमें से चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो आज के टेस्ट में सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम फिजिक्स को डिस्कस करते हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ ना डियर स्टूडेंट, तो मेजरमेंट्स में से यूनिट्स और डायमेंशन में से आ रही हैं चीज़ें ज़्यादा, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशन ये आप लोगों की फिंगर टिप्स पे मेरा बेटा होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एमसीक्यूज को दे कि वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस यूनिट, तो बाकी बेस यूनिट होते हैं, एक अंदर से नहीं होता। बेस यूनिट बेसिकली आप लोगों के पास 7 है, ठीक है। 7 बेस यूनिट्स है मेरा बेटा। उनमें आप लोगों के पास क्या आ जाता है, मीटर आ जाता है, ठीक है। लेंथ का यूनिट मैस का केजी आ जाता है, ठीक है। टाइम का सेकंड आ जाता है, करंट का एम्पेयर आ जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इस तरह करके ना ये सारे आप लोगों ने देख लेने हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि डिमेंशन किनकी सेम है, ठीक है। इसमें से भी वो मेरा बेटा चीज़ें पूछ रहा है। एक तो आपको डिमेंशन कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। डायमेंशन के ऊपर मेरा बड़ा एक लेक्चर्स हैं बड़े डिटेल में। अगर आप लोग लिखें ना कि डायमेंशंस बाय पास एजुकेशन सिस्टम, तो मैंने 3 पार्ट्स में डायमेंशन करवाई हुई हैं और उसके बाद डायमेंशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। एक पार्ट 1 होगा इसका, एक पार्ट 2 होगा, यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है। तो 3 पार्ट्स मैंने डायमेंशन पे करवाए हुए हैं, वो अगर आप मेरे लेक्चर्स देख लेंगे तो इंशाल्लाह डायमेंशन में आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अब फॉर एग्जाम्पल जिस चीज़ की भी डायमेंशन मेरा बेटा निकालनी होती है ना, जिस चीज़ की भी डायमेंशंस निकालनी होती है, उसके लिए हम करते क्या काम है, हम उसका फार्मूला, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। प्लांक्स कांस्टेंट है जी, मुझे इसका डायमेंशन निकाल के दें। तो आप लोगों ने मेरा बेटा क्या काम करना है, फार्मूला लिखना है E इक्वल टू एच एफ, और यहाँ से आप लोगों ने एच को सेपरेट कर लेना है, वो E बाई एफ, ठीक है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि डायमेंशंस को कैसे आपने डील करना है। फार्मूला मैक्सिमम याद होता है, बच्चों को यूनिट्स नहीं याद होते। तो यहाँ से मेरा बेटा आप देखें, एनर्जी बेसिकली किसकी इक्वल होती है, वर्क के, और वर्क क्या होता है एफ डी, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का एल, तो ये बन जाएगा एम एल स्केयर टी माइनस टू। जहाँ पर भी एनर्जी आए ना, चाहे एनर्जी आए, चाहे वर्क आए, चाहे टॉर्क आए, इन सब का डायमेंशन एम एल स्केयर टी माइनस टू होता है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मेरा बेटा अगर आप देखो तो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, और टाइम पीरियड की टी और टी होती है, तो इसकी डायमेंशन बन जाएगी टी माइनस वन। तो अब एज का डायमेंशन आप लोगों के पास क्या बनेगा, एज आपके क्या था ई अपॉन एफ। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आपने फार्मूला के, तो क्योंकि फार्मूलाज याद होंगे, यूनिट से करेंगे तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। टी माइनस वन, ठीक है। अब ये टी माइनस वन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टी प्लस वन, तो एम एल स्क्र टी माइनस वन। ये हमारे पास डायमेंशन आ गई जी प्लांक्स कांस्टेंट की। यही डायमेंशन मेरा बेटा होती है एंगुलर मोमेंटम की। ये अब आपसे पूछा गया है कि एंगुलर मोमेंटम की विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डायमेंशन, तो एंगुलर मोमेंटम का वही डायमेंशन होगा जो कि प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन है। अब एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन निकालने के लिए यू नो द फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मैथ का डायमेंशन एम, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, और मेरा बेटा अगर आप रेडियस का देखेंगे तो एल आ जाएगा। जितनी भी चीज़ें लेंथ में मैयर होती हैं उनमें आपके पास रेडियस आ जाता है, डायामीटर आ जाता है, हाइट आ जाता है, वेव लेंथ आ जाती है, विड्थ आ जाती है। जो चीज़ें भी मेरा बेटा आप लोगों के पास लेंथ की फॉर्म में मैयर होती हैं, दे ऑल हैव द डिमेंशन ऑफ कैपिटल एल। तो यहाँ से अब इसका आप डिमेंशन देखेंगे तो ये बनेगा एम एल स्केयर टी माइनस वन। तो एम एल स्केयर टी माइनस वन ही हमारे पास किसका आया था, प्लांक्स कॉन्स्टेंट का। तो यहाँ से हमें पता चला कि प्लांक्स कांस्टेंट हो या एंगुलर मोमेंटम हो, इन तमाम
तमाम की डिमेंशन सेम होती है, ठीक है, जिस तरह वर्क की डिमेंशन जो है वो टॉर्क की डिमेंशन की इक्वल हो। अब इसी तरह ढेर सारे पेयर्स हैं। तो आप लोग अगर मेरे डिमेंशंस वन शॉट, डिमेंशंस पास एजुकेशन सिस्टम पार्ट वन, डिमेंशंस पास एजुकेशन सिस्टम पार्ट टू, डिमेंशंस पास एजुकेशन सिस्टम पार्ट थ्री, अगर आप मेरा ये डिमेंशंस वाला लेक्चर देख लेंगे ना मेरा बेटा, तो आप लोगों का ये फुल डिमेंशंस वाला टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद अब मैं नेक्स्ट आप लोगों को अगर मूव करवाता हूँ ना, तो ये आप यूनिट्स डिमेंशंस करें पहले चैप्टर में से जो मेजरमेंट वाला है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर टू में वेक्टर्स। अब वेक्टर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स के अंदर से मेरा बेटा आपको डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट क्या है। इसके साथ साथ मेरा बेटा आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट पता होनी चाहिए। अब इनके तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको पता हो, डॉट और क्रॉस के आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट किस एंगल पे इक्वल होते हैं आपस में, ये 45 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो किस एंगल पे आपस में इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा मेरा बेटा आपको पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होगी, तो वो भी हमें पता है कि जब थीटा हमारे पास कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में अगर आप देखते हैं ना तो ए बी कॉज 90 डिग्री, और वो कितना हो जाता है हमारे पास जीरो। ठीक हो गया। इसी तरह मेरे बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं है, ए क्रॉस बी माइनस, क्योंकि वो डायरेक्शन का आ जाता है, ए क्रॉस बी की अपवर्ड होती है तो बी क्रॉस ए की डाउनवर्ड। फिर आपको पता होना चाहिए यूनिट्स वेक्टर का कि आई डॉट आई किसकी इक्वल होगा 1 के, आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, तो वो जो मैंने आपको साइकिल एक बनवाया था, ठीक है, ये वाला साइकिल अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, आई आ जाएगा यहाँ पे, जे आ जाएगा यहाँ पे, के आ जाएगा, तो इस साइकिल के अलोंग अगर आप चलेंगे ना, जैसे अब आई क्रॉस जे, तो इसके बाद आगे क्या आ रहा है, तो ये के हो जाएगा। अगर आप इस साइकिल के अपोजिट चलेंगे, फॉर एग्जांपल इस साइकिल के अपोजिट है, मैं के क्रॉस जे करता हूँ, तो के क्रॉस जे मेरा बेटा जो होगा ना वो माइनस आई के इक्वल आएगा, ठीक है। तो डॉट क्रॉस जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो इसको ग्रिप में करें। दूसरा जो चैप्टर टू में आपको वो टच कर रहा है ना मेरा बेटा, चैप्टर टू के अंदर वो रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट कैसे निकलता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये बड़ा अब इसमें नहीं मैंने मेरा बेटा कोई भी दो वेक्टर्स जिनके दरमियान का एंगल थीटा आपको गिवन है उनके दरमियान का रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स के दरमियान थीटा 90 डिग्री है, वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो रिजल्टेंट आपके पास बन जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट। इसी तरह मेरा बेटा दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, अगर वो आपस में पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है, तो फिर cos 0 1 होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो ये बनेगा ए प्लस बी होल स्केयर, तो रिजल्टेंट आ जाएगा ए प्लस बी। यू शुड कीप इन माइंड कि जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आपने सिंपल ऐड कर देना। इसी तरह मेरा बेटा अगर आप लोगों के पास दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तो cos 180 पुट करेंगे वो माइनस 2ab कर देगा, क्योंकि cos 180 माइनस 1 होता है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी होल स्केयर इस फार्मूला में बनेगा, स्केयर रूट से खत्म होकर ए माइनस बी। तो यू शुड कीप इन माइंड आइदर दी वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट बाय ए माइनस बी, सिंपल उनको सब्ट्रैक्ट कर दे। मैं कहता हूँ एक 7 न्यूटन की फोर्स है और एक 5 न्यूटन की फोर्स है, ये आपस में एंटी पैरेलल है, तो आप लोगों ने क्या काम करना है, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना, बड़ी तो 2 न्यूटन आएगा। यही अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये 7 न्यूटन की फोर्स और 5 न्यूटन की फोर्स पैरेलल है, तो फिर इसका रिजल्टेंट मेरा बेटा मैक्सिमम होगा, और वो कैसे निकालना है, सिंपल दोनों को ऐड कर देना है। अब इसका आंसर आएगा 12 न्यूटन। अब इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट इस 12 न्यूटन से बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर आपको वो ऑप्शन देता है ना कि एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, एक 7 न्यूटन है, एक 5 न्यूटन है, तो इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 12 न्यूटन से ऊपर नहीं जाएगा। लाइक 13 न्यूटन नहीं हो सकता, 14 न्यूटन नहीं हो सकता। इसी तरह मिनिमम रेंज अगर इनकी निकालनी हो वो तब होगी जब ये एंटी पैरेलल होंगे। अब 7 न्यूटन में से 5 न्यूटन सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 न्यूटन। अब 2 न्यूटन इसकी मिनिमम रेंज है। मैक्सिमम रेंज कैसे आती है मेरा बेटा, मैक्सिमम रेंज अगर आप देखेंगे ना तो वो कैसे आ रही होती है मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज हमारे पास उस केस में मेरा बच्चा आ रही होती है जब हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम रेंज उस वक्त आ रही होती है जब ये पैरेलल होंगे, और मिनिमम रेंज हमारे पास कब आ रही होगी, जब ये एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है। तो अब आप देखोगे 7 में से 2 न्यूटन, तो इसका अगर मैं रेंज निकालता हूँ ना तो 2 न्यूटन से लेके 12 न्यूटन, अब इनका रिजल्टेंट या 2 न्यूटन होगा या 12 न्यूटन होगा या इनके दरमियान में लाई करेगा, इस रेंज से बाहर नहीं जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है बेटा, ये कल भी इसने पूछे थे काफी।
तो इसलिए मैं आपको ज़रा डिटेल में कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लगता रहे। अच्छा जी, उसके बाद मेरा बेटा मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। अब ज़रूरी मैं आपको वो एरियाज बता रहा हूँ चैप्टर वाइज जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें से इन डेज़ में ज़्यादा आ रहा है, आज भी जिनमें से आए हैं। तो आप इसके अलावा भी चीज़ें आपने देख के जानी है, मगर इन पे आप लोगों ने मेन फोकस करना है। आगे मेरा बेटा हमारे पास चैप्टर आ जाता है फोर्स एंड मोशन वाला, ठीक है। अब फोर्स एंड मोशन में आप लोगों का प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल वाला, इसके आपको तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन के। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन से, पहले तो आप लोगों को इसके फार्मूलाज पता होने चाहिए कि हमारे पास जो हाइट है वो किस फार्मूला से निकलती है, जैसे एक्स स्क्र आई वी आई स्क्र साइन स्क्र थीटा ओवर टू जी। इसके अलावा आपको रेंज का फार्मूला पता होना चाहिए, वी आई स्क्र साइन टू थीटा ओवर जी, ठीक है। इसी तरह मेरा बेटा आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का पता होना चाहिए, वो कितना होता है, टू वी आई साइन थीटा ओवर जी, ठीक है। तो ये सारे फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए। फिर मेरा बेटा आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करती है और वो ग्रेविटी की है। एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर देते हैं। अब जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नो फोर्स, ठीक है, यानी एफ एक्स आपके पास जीरो होती है। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरा बेटा कोई फोर्स नहीं एक्ट करती तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन थ्रू आउट क्या रहता है, जीरो प्रोजेक्टाइल मोशन में। जबकि वर्टिकल एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल होता है, जी के, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन जो ओवरऑल एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट रहता है। अब चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन भी जीरो है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। जब भी आपसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी पूछी जाएगी ना मेरा बेटा, तो वी आई कॉस थीटा इस फार्मूला से आप लोगों ने निकालनी है। जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ना वेलोसिटी का, ये मेरा बेटा वेरी करता है, ठीक है। अगर तो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो माइनस जी टी से निकालेंगे, अगर बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो ये निकालेंगे प्लस जी टी से, ठीक है। प्लस माइनस में लिख देता हूँ, ऊपर जाते हुए माइनस जी टी, नीचे आते हुए प्लस जी टी। जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है ना बेटा वेलोसिटी का, ये अब क्वेश्चन आया हुआ था। जब आप प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछा गया था। मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो फौरन से वेलोसिटी जीरो कर देते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्योंकि दो डायमेंशन में होती है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो, तो दोनों को आपको देखना पड़ेगा। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन भी जीरो है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब जब आपने इसको प्रोजेक्टाइल को फेंका था ना, तो इसके पास दो तरह के कंपोनेंट्स थे, एक वी आई एक्स और एक वी आई वाई था। तो वी आई एक्स जो है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का, वो आप जिधर भी जाएंगे ना, जिस पाथ पे भी, वो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रही, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रही। जबकि अब अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी की बात करते हो ना, तो मेरा बेटा ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम होती है, होते 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 ये इधर जाके वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही फोर्स लगती है प्रोजेक्टाइल में, ग्रेविटी की, और वो जो ग्रेविटी की फोर्स है वो वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट पे लगती है। अब आपको पता है कि ग्रेविटी जो है वो नीचे होती है, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसलिए वेलोसिटी डिक्रीज होते होते मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो जाएगी। यही जब हमारे पास बेटा वो बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी ना, अब चूंकि वर्टिकल कंपोनेंट भी वेलोसिटी का डाउनवर्ड है, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, तो वी आई वाई हमारे पास इंक्रीज होगा, ठीक है। ऊपर जाते हुए वी वाई वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज होगा, और नीचे आते हुए क्या होगा, ऊपर नीचे आते हुए इंक्रीज होगा, और ऊपर जाते हुए डिक्रीज होगा, और मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो होगा, मैक्सिमम हाइट पे। तो आपने कहना है कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी मिनिमम है, जीरो नहीं कहना, क्योंकि वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो नहीं ना हुआ, वो तो मौजूद है, कांस्टेंट है। तो इसलिए मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो आप लोगों की वेलोसिटी है वो क्या होगी मेरा बच्चा, वो मिनिमम होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों के अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। जब आप हमारे बैच में आएंगे तो इस तरह आपको कॉन्सेप्ट्स दिए जाएंगे, थोड़े वक्त में आपको मैक्सिमम चीज़ें करवाई जाएंगी। सर हमाद हमारे बहुत ही अच्छे टीचर हैं जो आपको फिजिक्स पढ़ा रहे होते हैं डेली बेसिस पे, रात पौने 10 से लेकर 11 बजे तक आप लोगों की फिजिक्स की क्लास होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने अब हमारे बैचेस में पढ़ा हुआ है उनको ये तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें ना बेसिक चीज़ें भी या फोर्स और मोशन के हवाले से देख के जाएं, ठीक है, लाइक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और वो साइडेड इन्फॉर्मेशन भी। जिस तरह हम एक दिन में पूरा जितना एनर्जी खाते हैं वो 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल के इक्वल होता है, तो ये भी आप देख लें, साइडेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, पेट्रोल के इक्वल होता है। उसके बाद आप लोगों के पास वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर आ जाता है। वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में ना मेरा बेटा वर्क की बेसिक आपको पता हो, वर्क का फार्मूला होता है ना एफ डी कोस थीटा, और थीटा जब आप लोगों के पास 0 डिग्री होगा तो वर्क मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम वर्क का क्या फार्मूला होता है, एफ डी। तो सिंपल वर्क और मैक्सिमम वर्क में क्या रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। ये भी आपको पता होना चाहिए। कम वर्क मैक्सिमम वर्क की इक्वल होगा, थीटा कितना होना चाहिए, कब हमारे पास वर्क जीरो होगा, ठीक है।
जब थीटा 90 डिग्री होगा, किस फोर्स की वजह से जो वर्क है वो जीरो होता है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क क्या होता है मेरा बेटा? जीरो होता है। किस फोर्स की वजह से वर्क नेगेटिव होता है? तो वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क क्या होता है? अब देखिए, मैंने आज अब आपकी लेक्चर के अंदर आपको पूरा एक किस्म का रिवाइज करवा दी है, मेन मेन एरिया। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये अब चीज़ें हैं मेरा बच्चा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको करके जानी चाहिए। उसके अलावा एस्केप वेलोसिटी के टेबल्स हैं, उनको आप करें। एस्केप वेलोसिटी के टेबल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, उनमें से भी चीज़ें आ रही हैं, साइड टेबल किसकी कितनी वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भाई करके जानी है। उसके बाद जनाब अल्लाह भला करे, सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर। सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर का अगर मैं कंप्लीट एनालिसिस करता हूँ ना मेरा बच्चा, तो इसमें ये जो रिलेशन है ना, वी इक्वल टू आर, इसमें से हर टेस्ट में कोई ना कोई आ रहा है। कभी वी दे के आर पूछ लेता है, कभी मतलब दो फैक्टर्स दे देगा, एक निकलवाएगा। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की कितनी होती है। अब एंगुलर वेलोसिटी निकालने का फार्मूला होता है ओमेगा, और इसका फार्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब अर्थ जो है वो एक पूरे दिन में एक चक्कर लगाती है, ठीक है। तो थीटा कितना वो कवर करेगी? 2 पाई रेडियन। और टाइम उसको कितना लगेगा? 24 आवर्स, ठीक है। पूरा कंप्लीट चक्कर वो एक दिन में लगाती है, ठीक है। तो ये टू टू से कट जाएगा, तो पाई/12 आर आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह करके मेरा बेटा आपको ना ये फार्मूलाज पे ग्रिप होनी चाहिए। इसी तरह वो इंटेलसैट सिस्टम जो है उसकी बुक इंफॉर्मेशन आप याद रखें, उसमें कितने सैटेलाइट्स हैं, क्या उसकी कैपेसिटी है। तो अब ये ना सारी चीज़ें आप करके जाएं। रियल एपरेंट वेट में से वो चीज़ें आ रही हैं, वो लिफ्ट जब ऊपर जा रही हो, ठीक है, लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो टेंशन ज़्यादा होगी, वेट कम होगा। ये नेट फोर्स क्या पैदा करेगी? एक्सेलरेशन, ठीक है। इसी तरह मेरा बच्चा अगर लिफ्ट नीचे आएगी, तो फिर आप क्या काम करोगे? डब्ल्यू में से टी को माइनस करोगे, तो ये नेट फोर्स पैदा करेगी। तो ये अब भाई आप लोगों ने ऐसे अपने शॉर्ट नोट्स या अपने ट्रिक्स बना के रखने हैं, तो फिर आपसे ये चीज़ें कवर होनी हैं। अदरवाइज अब देखो ना, एक टेस्ट होता है और सारी बुक्स होती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि प्रॉपर वे से अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, ताकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो, आप लोगों की रिवीजन भी लगी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस के अंदर बैच 1.0 में हम हर साल ही NET 1 में सिलेबस NET 1 से पहले कंप्लीट करते हैं, वाहिद हमारा इदारा है। तो हमने इस दफ़ा भी ना सिर्फ NET 1 से पहले सिलेबस कंप्लीट किया, बल्कि हमने टेस्ट सेशन भी लिया, हमने रिवीजन क्लासेस भी रखी हैं। तो ये बेटा पास एजुकेशन है जो आपको रेलेवेंट तैयारी करवाता है, तभी फिर हर NETs के अंदर हमारे बच्चे टॉप करते हैं। अब मैं बेटा आप लोगों को नेक्स्ट मूव करवाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ ना, जो चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। इसके अंदर से आपने बर्नौलीज इक्वेशन को देख लेना, कॉन्टिन्यूटी को देख लेना है। इनमें से वो पूछता है, ठीक है। टॉरिसीलीज थ्योरम को भी देख लें, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूटी थ्योरम है। जैसे अब एरिया और वेलोसिटी, इनकी प्रोडक्ट जो है वो फ्लो रेट की इक्वल होती है। और इसी तरह आपका टॉरिसीलीज थ्योरम, जो कि वेलोसिटी फाइंड आउट करने में यूज होता है, और ये डिपेंड करती है कितनी हाइट से वाटर आ रहा है और अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपने चैप्टर 6 में से देखनी है। मेरा बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस SHM के ऊपर मैंने काफ़ी MCQs करवाए हैं, वो मेरा लेक्चर लाजमी देखें डे 1 में। इसमें टाइम पीरियड पेंडुलम का इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों ने करके जाना है। देखें ना, टाइम पीरियड पेंडुलम का लेंथ के रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और लेंथ का टाइम पीरियड के साथ स्क्वायर में, ठीक है। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, 2 सेकंड्स। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 1/2। तो इस तरह बेसिक चीजें हैं। मैथ स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल होती है। तो ये सारी चीजें मेरा बेटा आप लोगों ने देख के जानी है, ठीक है। मैथ्स का फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन आ जाएगा मैथ स्प्रिंग सिस्टम का रूट के साथ? 4 टाइम होगा तो ये हाफ हो जाएगी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है। बेसिक रिलेशंस भी आपको पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या फार्मूला है, ठीक है। ये दो है, मीन से स्टार्ट करे तब कौन सा होगा, एक्सट्रीम से स्टार्ट करे बॉडी वाइब्रेट करना तब क्या होगा। तो ये तो ये मेरा बेटा आप लोगों ने ना सारी चीजें अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। अब मैं अगर वेव्स वाले चैप्टर की बात करता हूँ ना, तो उसमें भी आपको वेव्स की बेसिक पता हो, इंटरफेरेंस क्या होती है, उसके बाद बीट्स क्या होती हैं, डॉपलर इफेक्ट्स क्या होता है। तो बेसिक आपने वेव्स की तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट चैप्टर है फिजिकल ऑप्टिक्स, इंपॉर्टेंट। इसमें इसमें बेटा जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, YDSC, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें से 5 5 तक MCQs आ रहे हैं YDSC में, ठीक है। ये पहला वो वाला फिनोमिना था जिसने लाइट की वेव नेचर को प्रूव किया था। और कौन सी लाइट की वेव प्रॉपर्टी सबसे पहले प्रूव की गई थी? वो इंटरफेरेंस की गई थी, ठीक है।
तो इसकी फ्रिंज स्पेसिंग क्या होती है, लैम्डा एल ओवर डी। इसका क्या रिलेशन है, फ्रिंज स्पेसिंग का वेवलेंथ के साथ डायरेक्ट, स्क्रीन के डिस्टेंस के साथ डायरेक्ट, और फ्रिंज स्पेसिंग जो उनकी स्लिट्स के दरमियान सेपरेशन है उसको डी कहते हैं, और उसके साथ इनवर्स है। ठीक है, ब्रैग्स लॉ भी आपको पता होना चाहिए, 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। तो बहरहाल ये चीज़ें देखें, इनमें से काफ़ी एमसीक्यूज आज भी आए हैं। अब मेरा बेटा आगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है ना, उसमें लेंस की पावर का क्या फार्मूला होता है, फोकल लेंथ उसके साथ क्या रिलेशन है, लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, तो इसकी भी इस तरह आप लोगों ने बेसिक देख लेनी। ऑप्टिकल फाइबर्स की आपको डायामीटर और वो पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स वाला, ये इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स में से वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और काफी ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, इसमें आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या था कि जब आप हीट देते हो किसी सिस्टम को, वो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करती है और वर्क डन होता है। फिर मेरा बच्चा इसके एप्लीकेशंस थे चार। अगर आप देखो ना तो इसके एप्लीकेशन कौन कौन से थे। एक, आप लोगों के पास आइसोथर्मल प्रोसेस था, मतलब कि आपने गैस को हीट तो देनी है मगर किस टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में। इसी तरह आप लोगों के पास एडियाबैटिक प्रोसेस था, ये फास्ट होता है, जिस तरह क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह। ये इतना फास्ट होता है ना कि बेटा हीट को टाइम ही नहीं मिलता एंटर और या लीव करने का सिस्टम में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में क्यू की जगह जीरो पुट कर दें तो ये बन जाएगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब मेरा बेटा डेल्टा यू जो है वो माइनस डब्ल्यू के भी इक्वल है, और डब्ल्यू जो है वो माइनस डेल्टा यू के भी। मेरा बेटा अगर वर्क नेगेटिव होगा ना तो इसका मतलब होगा कि आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टम के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ये याद रखें। और अगर सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है तो इसका मतलब वर्क पॉजिटिव है। ठीक है, जब सिस्टम खुद एक्सपेंड होता है ना तो वह एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होता है तो इसलिए नेगेटिव। और जब आप सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं तो फिर वर्क नेगेटिव होता है और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होता है। बेसिकली मेरे बेटा इंटरनल एनर्जी जो है ना वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये चीज़ें भी आप लोगों ने नोट रखनी है। फिर मेरे बेटा उसके बाद एक आइसोबैरिक प्रोसेस आ जाता है। ये ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्यू और वर्क डन थर्मोडायनामिक में होता है मेरा बेटा प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। नोट रखें। उसके बाद ये आइसोकोरिक प्रोसेस आ जाता है। ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो डेल्टा वी जीरो हो जाता है। तो यहाँ से अब अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो वर्क जीरो हो जाएगा। तो कभी भी क्यू इक्वल टू डेल्टा यू की इक्वल होगा ना तो आपने कहना आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क नहीं होगा। प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, तो ये रिलेशन बनेगा। तो बहरहाल जी ये मैंने आपको सारा रिवाइज करवा दिया है। ठीक है, जिन एरियाज में से आ रहा है। एंट्रोपी है उसको भी देख के जाएं। एंट्रोपी बेसिकली ऑर्डर मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल ये तीन रॉड हैं, ये हॉट हैं, और ये तीन रॉड हैं, ये कूल्ड हैं। आप थोड़ी देर बाद इनको मिक्स कर दो तो इनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि हॉट रॉड कौन से थे और कूल्ड कौन से थे। मतलब डिसऑर्डर बढ़ गया है। पहले आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे ये हॉट है और ये कोल्ड है। तो यहाँ से अब हमें पता चल गया कि एंट्रोपी जो होती है वो बेसिकली डिसऑर्डर को मेजर करती है। जितने भी मेरे बेटा नेचुरल प्रोसेस होते हैं ना उन तमाम में डिसऑर्डर इंक्रीज होता है। अगर उन तमाम में डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज। अब नेचुरल प्रोसेस में क्या आ जाता है, मेल्टिंग ऑफ आइस। अब मेल्टिंग ऑफ आइस मेरे बेटा अगर आप देखते हो ना तो ये नेचुरल प्रोसेस है, तो इसके अंदर एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो गई। उसके बाद मेरे बेटा ऐसे एंट्रोपी का अगर फार्मूला देखोगे ना डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। तो जितने प्रोसेस जिनमें हीट एंटर हो तो वो भी एंट्रोपी को इंक्रीज करेंगे। अब फ्रिक्शन की वजह से आपको पता है हीट जनरेट होती है, सिस्टम में हीट एंटर होती है तो इस वजह से एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो फ्रिक्शन की वजह से अगर आप वर्क डन करेंगे तो आपकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। फिर इसी तरह मेरा बेटा कार्नो इंजन है। ये एक साइंटिस्ट था जिसने थ्योरिटिकल इंजन बनाए थे। ठीक है, और इसका इंजन सबसे ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि थ्योरिटिकल है 1 - T2/T1 × 100। तो ये हमारे पास जी कार्नो इंजन का रिलेशन है। T2 हमारे पास होता है कोल्ड रिजर्वायर, और T1 हमारे पास होता है सोर्स। अब ये क्या बला होते हैं, आपने पढ़े हुए हैं ना। ठीक है, तो ये बेटा एक दफ़ा मैंने आपको ना क्विक रिवीजन दे दी है फिजिक्स की। अब कोल्ड रिजर्वायर मेरा बेटा होता है कि अब देखो ना हमारे पास इस तरह से हीट इंजन होते हैं। एक होता है कोल्ड रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर कम होता है, जिसको हम सिंक भी कहते हैं। और एक होता है सोर्स हॉट रिजर्वायर जिसको हम, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर मेरा बेटा आप लोगों ने थोड़ी करेक्शन कर लेनी है, यहाँ पे सोर्स आएगा और यहाँ पे सिंक आएगा। ठीक है, नीचे सिंक आएगा। तो ऊपर से जो वर्किंग सबस्टांस होता है ना, वर्किंग सबस्टांस वो आपकी आइडियल गैस होती है।
वो मेरा बेटा इधर से हीट एक्सट्रैक्ट करती है सोर्स से, ये इसका टेम्परेचर हाई होगा ना जिसका, वो सोर्स होगा, जिसका टेम्परेचर लो होगा वो सिंक होगा। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होती है, कुछ हिस्सा उसका वर्क में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी उसका सिंक में इन्वायरमेंट में चला जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर मेरा बेटा वर्क देखना है ना, तो Q1 हीट जो वर्किंग सबस्टांस इधर से ले रहा है सोर्स से, और जो रिजेक्ट कर रहा है Q2 सिंक में, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो वर्क के इक्वल आएगा, ठीक है मेरा बेटा। तो अब एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है आउटपुट ओवर इनपुट। क्या होती है? आउटपुट ओवर इनपुट। तो ये मैं सारा आपको अब रिवाइज करवा रहा हूँ। आउटपुट कितनी आ रही है वर्क, वो कितना था Q1 माइनस, और इनपुट वो हीट कितनी ले रहा था सोर्स से Q1। इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, Q1 के नीचे भी Q1 आ जाएगा और Q2 के नीचे भी Q1 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी जनाब आप लोगों के पास बनेगी, अल्लाह भला करे, 1 - Q2/Q1, ठीक हो गया जी। और इसको टेम्परेचर की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, क्यू की जगह पे आप टेम्परेचर पुट कर लेंगे, ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट जी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर आता है। बेसिक याद करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट्स आपको पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है इसका आपको पता हो, कूलम्स लॉ आपको पता हो क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म मेरा बेटा K Q1 Q2/R का स्क्वायर, ठीक है। ये चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसमें से आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इनमें आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होता है, ये एक सोर्स चार्ज है ना, इसके इर्द गिर्द कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो जो इलाका है रीजन, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और कितनी फोर्स ये टेस्ट चार्ज को इस इलाके में लगाएगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और फोर्स लगने के बाद ये किस पाथ में मूव करेगा टेस्ट चार्ज, उस पाथ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये इस तरह करके ना आप लोगों को कॉन्सेप्ट सारे पता होने चाहिए। गाजिस लॉ देख कर जाएं, वो क्या होता है कि किसी भी में से एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। एंगल थीटा वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान, और वेक्टर एरिया अपनी सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। कैपेसिटर जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख कर जाएं। कैपेसिटर की एनर्जी का क्या रिलेशन है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, चार्जिंग डिस्चार्जिंग देख कर जाएं। और उसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे बेटा आप देख कर जाना, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें से चीजें आ रही हैं। बेसिक सारी तैयार करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की। उसके बाद आप लोगों ने भला क्या काम करना है, इसमें रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन, जिस तरह सीरीज के लिए आप क्या कर देते हो, सिंपल ऐड, और पैरेलल के लिए आप क्या कर देते हो, रेसिप्रोकल करके ऐड। तो ये मेरा बच्चा सारी चीजें करके जाना। फिर इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो रिलेशन है ना, F=IL/B साइन थीटा, इसमें से वो पूछ रहा है, ठीक है। फोर्स आना सिंगल चार्ज वो क्या होती है, QV/B साइन थीटा। ये जो B और V के दरमियान एंगल है, ये आपको पता होना चाहिए। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग मूव करेगा तो फोर्स जीरो हो जाएगी, परपेंडिकुलर। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, इधर से चार्ज पार्टिकल आता है, तो फिर ये सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाएगा। और उस केस में इसमें मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम एक्ट करेगी, ठीक है, EV/B साइन 91 हो जाएगा, क्यू की जगह E, ठीक है। इसी तरह फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसमें ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, उसका क्या प्रिंसिपल है, ठीक है। और इसी तरह AC जनरेटर क्या होता है, मोशनल EMF क्या है, इनके कॉन्सेप्ट्स, लेंजेज लॉ, इनमें से चीजें आ रही हैं। फैराडेज लॉ क्या होगा, EMF जो इंड्यूस होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल है। अल्टरनेटिंग करंट भी बेटा इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिक सारी चीजें याद रखें। VRMS का क्या फार्मूला होता है निकालने का, V0/2 रूट। IRMS का क्या फार्मूला होता है, I0/2 रूट। तो बेसिक सारी देख कर जाए। अगर AC सोर्स जो है वो रेजिस्टर के साथ लगा हुआ है, तो फिर V और I जो है वो इन फेज होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर मेरा बच्चा जो AC सोर्स है वो इंडक्टर के साथ लगा हुआ है, तो फिर क्या होगा, जो वोल्टेज है वो लीड करेगा करंट को, कितना करेगा, बाय 90 डिग्री। इसी तरह अगर कैपेसिटर साहब लगे हुए हैं AC सोर्स के साथ, तो कैपेसिटर का नाम C से शुरू होता है ना, तो करंट लीड करेगा V को बाय 90 डिग्री, ठीक है। और इसी तरह RLC सीरीज रेजोनेंस आपको पता होना चाहिए, उनकी इम्पीडेंस का क्या फार्मूला है। तो ये सारी चीज़ें अब देखें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रिवाइज करवा दूँ शॉर्ट टाइम में, मगर ये तो अब आप लोगों ने बेटा करनी है ना। मैं तो बस आपको एरियाज बता रहा हूँ कि इधर इधर से आज के दिन में भी आए हैं काफ़ी ज़्यादा। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताए थे, ठीक है। फिजिक्स ऑफ सॉलिड में से ऐसा सच नहीं आता, कोई एक आधा याद आता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स बेटा, उसमें से दो टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनमें से आ रहे हैं। एक ट्रांजिस्टर वाला है, उसको अच्छे से देख के जाएं, फार्मूला वगैरह। और अल्लाह भला करे आप लोगों का लॉजिक गेट्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लॉजिक गेट्स को भी अच्छे से देख के जाएं, ठीक है। उसके बाद ये जो तीन चैप्टर्स हैं ना, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, इनको ना छोड़े। डॉन ऑफ इनकी मतलब बेसिक सारी करके जाएं।
डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में से आ रहे हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में से आ रहे हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और उसके बाद मेरा बेटा आप लोगों के न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में ना जिस तरह वो दे रहा है, रेडिएशन में से दे रहा है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर में से दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें दे रहा है। अब ये अब आप लोगों का काम है इनको देख लेना। लास्ट 3 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। उसके बाद बेटा अब अगर मैं मैथ के ऊपर मूव करता हूँ ना, तो फर्स्ट ईयर में देखिए मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ। फर्स्ट ईयर मैथ में से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वो पूछ रहा है। आपको कम्प्लेक्स नंबर देगा, आपने सिंप्लीफाइड करके उसमें उसको इस फॉर्म में कर लेना है, ठीक है। तो आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा और दूसरा रियल पार्ट होगा। इसके अलावा आर्गूमेंट में से, और ये ना मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट, जो मैं मैथ की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ ना, मैंने बनाई हुई है आज से 3 4 साल पहले, वो आप जरूर देखें। उसके अंदर ना मैंने ये सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करवाए हुए हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगा, ठीक है। डी मोवर्स थ्योरम भी देख लें, उसमें से भी आता है। और उसके बाद मेरे बेटा सेट्स की बेसिक आप देखें, ठीक है। ये सारी बेसिक्स, इसकी टाइप्स वगैरह और वो देख लें, ठीक है। सम टाइम ग्रुप में से भी आ जाता है, इसमें ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगेन मैंने ये सारा कुछ करवाया हुआ है। उसके बाद मैट्रिसेस में से ऐसा कोई नहीं, बस डिटर्मिनेंट वगैरह देख लें। डिटर्मिनेंट या इस तरह की वो चीज़ आपसे पूछ सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें से ना वो क्यू ई का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपसे रूट्स के बारे में पूछे और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को भाई पक्का करें। इसके मतलब इन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 3 होते हैं ना, 1 + ओमेगा + ओमेगा, इनका सम 0 होता है, इनका क्यूब 1 होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। फोर फोर रूट्स ऑफ यूनिटी देखें, ठीक है। तो ये भाई अपने पक्के करके जाएं, फोर फोर रूट्स ऑफ यूनिटी। इक्वेशन कर कैलकुलेट करनी सारा। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। मैथ के मैं एंड पे पहले भी इतनी दफा बता चुका हूँ, सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें से वल्गर फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट ये पूछ रहा है, ठीक है। और जीपी का पूछ रहा है, समीशन वाले पूछ रहा है, जो है ना समीशन वाले आप लोगों के 6.11 एक्सरसाइज पंजाब बोर्ड की, वो सारे भाई करके जाए। उसके बाद आगे आप लोगों का जनाब चैप्टर नंबर 7। ज्यादा तो इसमें से प्रोबेबिलिटी में से आता है, इस टॉपिक में से प्रोबेबिलिटी। वन शॉट पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब पे लिखे, सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद परम्यूटेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आ रहा है। परम्यूटेशन वन शॉट पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब पे लिखे, सारा क्लियर हो जाएगा। आधे घंटे का लेक्चर है, कोई 1.5 1.5 2 2 घंटे का लेक्चर नहीं, इसमें मैंने सारा कवर करवाया हुआ है। कॉम्बिनेशन बाई वन शॉट, साथ ही फिर ये भी देख लें, कॉम्बिनेशन वन शॉट पास एजुकेशन सिस्टम, ये मेरे वन शॉट बड़े इंपॉर्टेंट है। इनको आप देखेंगे ना, तो मैंने थोड़े वक्त में सारी चीजें करवाई हुई है। मैथमेटिकल इंडक्शन के तो मैंने सारे एमसीक्यूज करवा दिए हैं, अभी डे टू वाले दिन करवाए थे, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरी चीज़ें मिल जाएंगी वीडियोस। और यूट्यूब चैनल है ना पास एजुकेशन सिस्टम, उसकी वीडियोस देखते जाएं। पहले 1 2 वीक की देखेंगे, सारा कंटेंट मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री जी, इसके ऊपर भी मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। कल मैंने 15 एमसीक्यूज करवाए थे, रिमेनिंग भी करवा दूंगा। आप ट्रिग्नोमेट्री इसका पीरियड कैसे निकालना है, इसकी डोमेन रेंज क्या होती है, इसके फार्मूलाज भाई देख के जाएं। बेसिक सारी इसके देख लें, बाकी मैं इसके सारे एमसीक्यूज आपको करवा दूंगा। उसके बाद सेकंड ईयर मैथ, तो इसमें फंक्शन एंड लिमिट्स इंपॉर्टेंट, पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। इसमें इवन और इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इवन और डोमेन रेंज, और डोमेन रेंज ये आपसे बड़े पूछ रहा है। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के मैंने सारे करवा दिए एमसीक्यूज, अगेन वो मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। कुछ बच्चों के समय से आ भी जाता, मोस्टली को नहीं ही आता। एनालिटिकल ज्योमेट्री मेरा वन शॉट देख के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे नस्ट के, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। कोनिक सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन शॉट देख के कोनिक सेक्शन का सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वेक्टर्स के फार्मूला, वेक्टर्स के फार्मूलाज देख ले, ठीक है। इसके फार्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा बेटा मैंने आप लोगों के सामने कंप्लीट, अगर मैं मतलब मैथ के चैप्टर्स इधर हाईलाइट करूं, जो कि मैं हर वीडियो में कर रहा होता हूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर रोज इसी में से आ रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, फंक्शन एंड लिमिट, सेकंड ईयर मैथ का पहला चैप्टर। उसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री, ए जी का मतलब एनालिटिकल, और कोनिक सेक्शन, सी एस कोनिक सेक्शन, ये भाई करके जाए, इनमें से बड़ा रिपीट हो रहा है। इंग्लिश अगेन आपके बेटा वही है, कॉम्प्रीहेंशन ज्यादा आ रहे हैं और सिनोनिम एंटोनिम, ठीक है। तो ये बस अपने देख के जाए, कॉम्प्रीहेंशन में तो इतना प्रॉब्लम नहीं बनता। सिनोनिम एंटोनिम थोड़ा बहुत ध्यान करें तो ये भी आपके हो जाएंगे, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा जी। अब बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये तो मैंने आपके सामने सारा आज के पेपर्स का एनालिसिस करके ना इस डिटेल में देखें अब आपको बताया है चैप्टर वाइज। अब ना मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि नस्ट NET 2 प्रिपरेशन के लिए ना हम न्यू बैच शुरू करने जा रहे हैं। अब देखो कई बच्चे उनका NET 1 उन्होंने दिए ही नहीं होगा, उनकी तैयारी नहीं होगी, उनको पता नहीं होगा, तो 28 नवंबर से पहले पहले आपने हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन जाना है। इसमें ना NET 2 से पहले पहले आपको लाइव क्लासेस में हम सिलेबस भी कंप्लीट करवाएंगे। लाइव क्लासेस में पहले मैं आपको बता देता हूँ आपने बैच में कैसे इन होना है। ये वाला नंबर नोट करें, 0304 0 666 000। इस पे व्हाट्सएप करके ना आज ही हमारे न्यू बैच का हिस्सा बनिए। लाइव क्लासेस होंगी डेली 7 PM से लेके 11 PM तक। बेटा ये 2 1 महीने अपने आप को बाउंड कर लो, 2 मंथ। मैं आपको ये इस चीज़ की फुल गारंटी दूंगा कि आपका ये NET 2 भी निकल जाएगा। अगर आपने इसके अलावा UET का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट देना होगा वो भी निकल जाएगा। अगर आपने प्यास का राउंड 1 देना होगा वो भी एक ही जगह से सारे टेस्टों की तैयारी हो जाएगी, और वन टाइम इनरोलमेंट है। और इसी तरह आप लोगों ने अगर जीके की टॉप 20 मेरिट पोजीशंस का टारगेट रखा हुआ है, इसके अलावा NED का राउंड 1 अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, IBA का करना चाहते हो, तो ये सारे आपके क्लियर होंगे। मतलब ये कि आप देखें आपके बोर्ड एग्जाम से पहले पहले सारे टेस्ट हो जाने हैं। और अगर आप लोगों ने अगर यूनिवर्सिटियों के पहले पहले टेस्ट मिस कर दिए ना, सेकंड राउंड बड़े मुश्किल होते हैं, और वो बोर्ड के साथ आ जाते हैं, टाइम नहीं मैनेज होता। हम ना डेली की लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं राहत को ही, ताकि अगर बच्चा कोई लाइव क्लास नहीं भी ले सकता तो वो रिकॉर्डिंग से कर ले। तो ये मेरा बेटा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल बैच है। ये 2 महीने फिर नहीं आपको मिलेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। और यूनिवर्सिटीज के अंदर एंट्री टेस्ट का वेटेज ज्यादा है, बोर्ड का कम है, तो आज ही इस बैच का हिस्सा बनिए, ये गोल्डन चांस है। वन टाइम इनरोलमेंट है, आने वाले बैचेस की भी एक्सेस रहेगी, मगर आने वाले बैचेस में बड़ा लोड होता है, टेस्ट सेकंड मुश्किल होते हैं यूनिवर्सिटियों के, ये पहले पहले टेस्ट क्लियर कर लें। जो NET 3 है ना आप लोगों का, जो NET 3 4 ये मुश्किल होंगे, और इसमें आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। NET 2 को टारगेट करें, UT के फर्स्ट एडमिशन टेस्ट पे आपको मल्टीपल टेस्ट के लिए आपको तैयार करवाया जाएगा। यही वजह है कि हर टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में हमारे बैचेस के बच्चे टॉप भी करते हैं, और उसके बाद 90% सीट्स हमारे बैचेस के बच्चे लेते हैं। तो आज ये दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप करके हमारे बैच का हिस्सा बनिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।